हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दो मूवीज दे कॉल हिम ओजी विद बिजनेस एनालिसिस आज, और जॉली एलएलबी के बारे में बात करेंगे, जॉली एलएलबी 3। साथ साथ में कंतारा चैप्टर 1 कहाँ तक पहुंचा है, इसका एडवांस बुकिंग बहुत ही जल्दी ये रिलीज़ होने वाली है, और इसका डिशम डिशम होगा डायरेक्ट सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी से। क्या इन दोनों में से कोई एक मूवी है जो हिंदी बेल्ट में बहुत ज़्यादा बज़ बना रही है, और बना रही है तो फिर वो कौन सी वाली बना रही है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं दे कॉल हिम ओजी, और ये जो दे कॉल हिम ओजी है, इसका मौज जो है वो कहाँ तक जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। इसको सुपर हिट और ये ब्लॉकबस्टर बोलने की बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रही है कहीं। अब देखो, इसका डे 6 है और आज ये 7 करोड़ रुपीज़ का आसपास का बिजनेस करेगी। कल 8 करोड़ के आता, तो लगातार गिरता चला जा रहा है इसका बिजनेस। लेकिन पहले इतना ज़्यादा उछाल आ गया था कि बहुत कंसिडरेबल नंबर्स ऑलरेडी आ गए थे। तो अगर हम इसके कलेक्शन की बात करें तो आज 150 करोड़ क्रॉस कर लिया। कल 148 था, 148 प्लस 7 आप देखोगे तो 155 करोड़ हो जाता है। अब इसमें सिग्निफिकेंट बात यह है कि एक तो जो इसका ओवरसीज कलेक्शन है, दैट इज टचिंग अप्रॉक्सीमेटली 250 करोड़ मोटा मोटा लेवल पे। और जो इसमें हिंदी बेल्ट का कंट्रीब्यूशन है वो है 2.4 करोड़ रुपीज़। तो जो तेलुगु मार्केट है, जिसे एपी तेलंगाना का सर्किट कहा जाता है, वो 144 करोड़ है। अब ये जानना ज़रूरी है, 144 करोड़ रुपीज़ और करीबन 2.5 करोड़ रुपए हिंदी का, क्योंकि इसी से ये समझ में आएगा कि जब ये लैंग्वेज वाइज या क्षेत्र वाइज बिकी है तो तब क्या इसके निष्कर्ष निकले हैं। इसका जो बजट है वो है 250 करोड़, इंक्लूडिंग वट एवर लिटिल मार्केटिंग दैट दे डिड। एपी तेलंगाना में ये पिक्चर में बिकी थी 250 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए की, 150 करोड़ रुपीज़ और अपफ्रंट बिकी थी। तो इसका मतलब ये होता है कि 150 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो है डिस्ट्रीब्यूटर भाई को रिकवर करने हैं। तो आपको भी पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर भाई जो है एग्जीबिटर के साथ आगे शेयर करेगा, और एग्जीबिटर भाई जो है वो शेयर करेगा, और वहाँ पर एपी तेलंगाना में जब बड़ी पिक्चरें आती हैं तो कमीशन बेसिस के ऊपर भी मामला चलना शुरू हो जाता है। तो 150 तो उसको वो रिकवर करने, और उसके बाद उसको अपना कोई प्रॉफिट मार्जिन भी रखना है। तो मान लीजिए कि ये 100 करोड़ और ऊपर करती है, या 50 करोड़ रुपए भी और ऊपर करती है यहाँ पर, यानी कि एपी तेलंगाना में टोटल 200 क्रॉस करती है, तो 50 करोड़ रुपए आए। ये 50 करोड़ रुपए जो हैं टेक्निकली स्पीकिंग सारे के सारे शेयर नहीं होंगे, शेयर होंगे पूरे 200, क्योंकि ये जो है टिकट्स पहले एग्जीबिटर के पास मनी आता है, फिर वो देता है। तो अगर 200 करोड़ रुपए में से 25 से 30% भी अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रही होगी, 30% रहती है यूजली, तो 70 करोड़ रुपए चले गए। तो आप ये समझ लीजिए कि 220, मतलब कि इसको लगभग लगभग 220 से 230 करोड़ रुपीस एपी तेलंगाना में करने पड़ेंगे, तब जाके ये अपना कुछ कह सकते हैं कि हम सेफ हैं। तो 220 के आसपास तो इसको करना होगा। आज जिस डेट पे ये हम बात कर रहे हैं, ये लगभग लगभग 148 है, 144, और आज की कलेक्शन में ला लोगे तो 148 करोड़ रुपीज़ के आसपास होगा। तो अभी मंजिल अचीवेबल है, ऐसा नहीं अचीवेबल नहीं है। 50-70 करोड़ रुपीज़ को टेक्निकली और करने एपी तेलंगाना में सेफ होने के लिए। रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर 10 करोड़ रुपए में ये पिक्चर बनी थी, यानी कि हिंदी बेल्ट लार्जली वहाँ 2.5 करोड़ रुपए करें, और ये लाइफ टाइम 5 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। तो वहाँ पर इसको अचीव करने के लिए कम से कम 15 से 17 करोड़ रुपए का बिजनेस करना, तो वहाँ घाटा होगा इसको। ओवरसीज़ कलेक्शन जो है वो अगर देखा जाए, तो अगर हम मोटे मोटे लेवल पे अगर इसको देखें तो ये करीबन 70 करोड़ रुपीज़ के आस 65 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, और 50 करोड़ रुपीज़ पे ही ओवरसीज़ में बिकी थी। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर जो चांसेस ये हैं कि ये ब्रेक इवन या फिर उससे थोड़ा सा और प्रॉफिट लेके आएगी, ये आप मान के चल सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये महंगी बिकी हैं। 50 करोड़ इज़ अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि बज़ इतनी ज़्यादा थी, ये एक हॉट प्रॉपर्टी बन गई थी। तो आप ये मानिए कि ये वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये कुछ छोटे मोटे प्रॉफिट्स डिलीवर करे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, लेकिन वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं डिलीवर करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी ये बहुत गवर्न करती है कि आप कितने पैसे कमाएंगे। आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो खुद प्रोड्यूसर्स बन गए हैं, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद स्टूडियो बन गए हैं, और जो खुद स्टूडियो प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए हैं। जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन अब कदम रख रहा है, और उससे पहले वाईआरएफ तो काफ़ी टाइम से खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करता है हिंदी बेल्ट की। ऐसे ही साउथ में ये चलन नहीं है। साउथ में होम्बले हो गया एक, जो थोड़ा सा बड़ा है, वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कराते हैं। वहाँ पर 50% शेयरिंग होता है एग्जीबिटर के साथ, या फिर कमीशन बेसिस पे भी होता है जब बड़ी पिक्चर होती है। तो वहाँ कमीशन बेसिस पे करीबन 25 से 30% कॉस्ट आ ही जाती है डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि जो भी कलेक्शन आई नेट, उसका 30% जो है वो एग्जीबिटर साहब जो हैं वो रख लेंगे। तो अगर 100 करोड़ रुपए कलेक्शन हुई है
जाएंगे तो 70 आएगा। अब इस 70 में से जितनी ही उसने उस क्षेत्र में खरीदी है डिस्ट्रीब्यूटर ने, प्लस अपना मार्जिन, दोनों ही निकालना है, तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर के लेंस से देखें, प्रोड्यूसर ने लगाए 250 करोड़ रुपीज़। उसने लगभग लगभग अगर हम प्री सेल्स की बात करें तो ये सारा जो मैंने आपको कलेक्शन बताया एपी तेलंगाना में 150 करोड़ रुपए का बेच दिया, रेस्ट ऑफ इंडिया में 10 करोड़ का बेच दिया, 50 करोड़ रुपए को ओवरसीज़ आ गए, तो 210 यहाँ से आ जाते हैं। नेटफ्लिक्स जो और म्यूज़िक जो नॉन थिएटिकल राइट्स होते हैं वो 150 करोड़ में गए हैं, तो 300 कितने हो गए, 310 के आसपास हो गए ना, 310 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने कलेक्शन पहले से ही करके रख ली। और इसके बाद अभी इसमें टीवी भी इंक्लूडेड है। टीवी आप समझ लीजिए कि 30 एक का तो इसके अंदर टीवी भी होगा 150 करोड़ रुपए के अंदर। म्यूज़िक भी 5-1 करोड़ रुपए का, 4 से 5 करोड़ रुपए का होगा। तो ये सारा कुछ मिला के इन्होंने 150 वहाँ से भी ले लिया, तो 310 करोड़ रुपए इनके पास आ गए, यानी कि 60 करोड़ रुपीज़ उन्होंने तो कमा लिए। 250 लगाए और 310 आ गए, मोटे मोटे लेवल पे उन्होंने ये इतना तो कमा लिया। अब अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें कि किस तरीके से चलेगा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्षेत्र वाइज क्या स्थिति यहाँ पर चल रही है। ये मिनिमम गारंटीज़ के ऊपर भी चलते हैं, तो हो सकता है कि जब बहुत ज़्यादा सेल ना हो एपी तेलंगाना के अंदर, तो कुछ जो चेक्स हैं जो दिए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि 150 हो गया तो 150 एक ही बारी में दे दिए, ये कंडीशंस पे होते हैं और पोस्ट डेटेड चेक्स या फिर ट्रांसफर्स होते हैं, तो वो नहीं आएंगे उनके पास। तो घाटा इस सेंस में प्रोड्यूसर को भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी होता है। तो ये जितनी बड़ी बताई जा रही है उतनी बड़ी है नहीं। जॉली LLB 3 डे 12 थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी ऑफर होते हैं। तो कल था 3 करोड़ रुपीज़, आज इसने किया 3.5 करोड़ रुपीज़, टोटल हो जाता है 101.5। 100 करोड़ टेक्निकली एज पर प्रोड्यूसर्स ये क्रॉस कर चुकी है। अगर आप बात करेंगे ट्रेड के हिसाब से तो शायद ये 3 करोड़ रुपए कम होगा, उसके हिसाब से ये कल क्रॉस करेगी। तो जो भी आपको मानना है वो आपकी श्रद्धा है, आप मान लीजिए। 141 करोड़ रुपीज़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। ये इसकी कलेक्शन थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जो 2 था जॉली LLB 2, वो 201 करोड़ रुपए उसने नेट किया था, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा कमज़ोर निकली है। कंतारा का चैप्टर 1 के बारे में बात करते हैं। देखो कल 5.5 करोड़ रुपए का बिजनेस मैंने आपको बताया था कि एडवांस बुकिंग में आ चुका है, जिसमें हिंदी वर्जन का जो कलेक्शन है वो 50 लाख था। अब जो वर्जन आज जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो है करीबन 8 से 8.5 लेट नाइट तक जा सकता है। 8 करोड़ रुपए तो है ही, 8 करोड़ रुपए में से 1.2 करोड़ जो है वो हिंदी वर्जन ने भी कर लिया है। तो ये ठीक थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया है। और 8 करोड़ रुपए भी अच्छा है, क्योंकि अब आप डबल डिजिट की तरफ देख सकते हैं। डबल डिजिट का मतलब है कि 25 करोड़ रुपए प्लस पे ये ओपन होगी, और भी ज़्यादा में भी। ठीक है। जो लार्जर कलेक्शन है इसका 6 करोड़ रुपए के आसपास, वो कन्नड़ा मार्केट से ही आ रहा है। तो बाकी क्षेत्रों में कोई बहुत ज़्यादा इसका रुझान अभी तो नहीं बना है। फिर भी क्योंकि ये एक सीक्वल है और पहले का जो वर्जन आया था वो काफ़ी ज़्यादा, सीक्वल क्या प्रीक्वल है एक्चुअली में तो, लेकिन पहला जो वर्जन आया था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। तब इसके चलते 2.5 लाख टिकटें इसकी बिक चुकी हैं। एवरेज टिकट प्राइस नॉर्मल से ज़्यादा है, डबल ही है मैं बोलूँगा एवरेज जो चला करता है कन्नड़ा फिल्म का। यूजली वो 150, 175 मैक्सिमम साइड पे जाता है, ये 296 है। और अगर हम ये देखें कि भाई ब्लॉक टिकट्स कितनी हैं, तो वो करीबन 13 करोड़ रुपए की ब्लॉक टिकट्स हैं। तो 13 करोड़ रुपए की ब्लॉक टिकट्स का मतलब है कि जो एग्जिबिटर्स हैं वो इस उम्मीद में हैं, इस नंबर को देखते हुए मुझे लगता है कि वो उम्मीद में है कि 28 से 38 करोड़ रुपीज़ का डे 1 नेट होगा, जो मुझे इंडिकेशन आ रहा है बेस इज माई एक्सपीरियंस। तो वो ये मान के चल रहे हैं, अभी इसको और करना होगा ताकि उस लेवल पर पहुँचे। सनी संस्कारी की, तुलसी कुमारी की मैंने कल आपको सिर्फ नंबर बताए थे, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे नहीं। 50 लाख का इसने बिज़नेस किया था, सॉरी 40 लाख का इसने बिज़नेस किया था जब ओपन हुई थी फर्स्ट दिन, तब 25 था, कल 40 था, और 10,000 टिकटें इसने बेची थी। अब इसने 80 लाख का बिज़नेस कर लिया, मोस्ट प्रॉब्ली लेट नाइट तक 1 करोड़ रुपए टच कर जाएगा ये, विद 25,000 टिकट्स। एवरेज टिकट प्राइस यहाँ के हिसाब से ठीक ही है, 286 रुपीज़ के आसपास है। जो ब्लॉक टिकट्स हैं वो 2 करोड़ रुपए रात तक टच कर जाएंगी, विच इज़ ओके, ज़्यादा कोई ग्रेट नहीं है। ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग जोन के अंदर जा रही है। और जो सारा क्रिटिसिज्म जा रहा है इसके मार्केटिंग टैक्टिक्स का, वो ये जा रहा है कि करण जौहर हिमसेल्फ एज अ सेलिब्रिटी, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं कि भाई मैं अपने प्रोडक्शन हाउस की पिक्चर के बारे में बात करूं, जो कि लोगों को काफ़ी थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है, डिसअपॉइंटिंग भी लग रहा है, बिकॉज यू कांट इग्नोर अ करण जौहर, लेट्स जस्ट से दैट ही मेक्स सेंस लॉट ऑफ टाइम। ही इज़
peculiar, I would say, personality, so to say. You would want to watch him, you want to hate him, you want to ignore him. कई सारी फैक्टर्स उसके साथ चलते रहते हैं, बट सेल्फ मेड है और खुद ही यहाँ तक पहुँचा है जैसे भी पहुँचा है, ठीक है. बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ. और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बना है ज़रूर बताना, क्योंकि कल किसी ने लिखा था कि भाई दे कॉल हिम ओजी का आप बताइए कि कैसा बिजनेस एनालिसिस है, तो वो आपके सामने मैंने पेश कर दिया है, ठीक है. बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ. स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.